औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हिस्टोग्राम पे है। इसके अलावा हमारे मज़ीद 2 लेक्चर्स भी हिस्टोग्राम पे होंगे। इन लेक्चर्स को तैयार करने के लिए जो मेन बुक यूज़ की गई है वो गुंज़ैले की डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है। मगर इसके अलावा इंटरनेट रिसोर्सेज भी इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ मटेरियल इंटरनेट रिसोर्सेज से लिया गया है। इन इंटरनेट रिसोर्सेज के जो लिंक्स हैं उनको कंपाइल करके हर लेक्चर के एंड पे ऐड कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इन लिंक्स को विजिट कर सकते हैं और वहां से भी आपको मुफीद मालूमात मिल सकती हैं। वैसे भी अगर आप इंटरनेट रिसोर्सेज को यूज़ करें तो आप अपने नॉलेज में बेहतरी ला सकते हैं। तो आज हम जिन कंटेंट्स को कवर करेंगे इस लेक्चर में, उसमें पहले हमारे पास रिकैप है। उसके बाद जो इस लेक्चर के कंटेंट्स हैं उसमें हम हिस्टोग्राम देखेंगे क्या है। उसके बाद हिस्टोग्राम एंड कंट्रास्ट की बात करेंगे। फिर हम हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग, हिस्टोग्राम श्रिंकिंग और हिस्टोग्राम स्लाइडिंग को बारी बारी देखेंगे। तो ये हमारे आज के कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीकैप की। आपको पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया गया था वो इमेज रेस्टोरेशन था। इमेज रेस्टोरेशन, फिर हमने देखा था इमेज इन्हेंसमेंट वर्सेस इमेज रेस्टोरेशन, नॉइज एंड इमेजेस की बात की गई थी, नॉइज मॉडल्स की बात की गई थी, नॉइज रिमूवल यूजिंग स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग की बात की थी हमने। उसके बाद हमने कुछ फिल्टर देखे थे, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स। तो आप जरा रिकॉल करें तो मैंने इमेज रेस्टोरेशन में आपको ये कहा था कि अगर इमेज डिग्रेडेड है, करप्टेड है, नॉइजी है, तो आप अगर उस इमेज को रिकवर करें या रिस्टोर करें जस्ट लाइक अ ओरिजिनल इमेज, तो इस पूरे प्रोसेस को रेस्टोरेशन कहा जाता है। तो फिर हमने एक बात की थी कि इमेज रेस्टोरेशन और इमेज इन्हेंसमेंट में मेजर डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों इमेज को इन्हेंस करते हैं, मगर हमने ये बात की थी कि जो आपका इमेज इन्हेंसमेंट है ये सब्जेक्टिव है, ये वेरी करता है रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन के हिसाब से। जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो इमेज को उतना ही इन्हेंस करता है। जबकि हमने इमेज रेस्टोरेशन में ये कहा था कि ये ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हमने अपने डिग्रेडेड इमेज को ओरिजिनल इमेज की तरह रिकवर करना है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिकवर्ड इमेज है कभी भी ओरिजिनल इमेज के बराबर नहीं हो सकता या इक्वल नहीं हो सकता, उसकी अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है। तो इन शॉर्ट आपको ये बातें पहले बताई जा चुकी हैं कि इमेज इन्हेंसमेंट जो है वो सब्जेक्टिव है, जबकि इमेज रेस्टोरेशन जो है वो मोर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि नॉइज इमेज के अंदर इंक्लूड कैसे होती है। इस पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कैमरा मिस फोकस हो जाए या कैप्चरिंग डिवाइस या कैमरा जो भी आप यूज कर रहे हैं अगर उसके सेंसर वीक हो जाएं, या जिस इन्वायरमेंट में आप इमेज कैप्चर कर रहे हैं हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट ही आइडियल ना हो, डस्टी हो, नॉइजी हो, तो तब भी नॉइज आपके इमेज में इंक्लूड हो जाती है या इमेज आपका डिग्रेड हो सकता है। इसके अलावा हमने एक बात और की थी कि अगर आप अपने इमेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं और जिस मीडिया को यूज कर रहे हैं हो सकता है कि उस ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर कहीं इंटरफेरेंस पैदा हो रही हो, तो बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस भी आपका इमेज डिग्रेड हो सकता है। तो ये तो वो मुहरकत थे जिससे आपके इमेज के अंदर नॉइज इंक्लूड होती है। मगर इसके साथ हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट तरह की नॉइजेज हैं और मॉडल्स हैं। इन नॉइज मॉडल्स के अंदर हमने कुछ नॉइज मॉडल को डिस्कस किया था, जिस तरह हमने गाजियन मॉडल की बात की, एक्सपोनेंशियल मॉडल की बात की, रिले मॉडल की बात की, इरलंग मॉडल की बात की, यूनिफॉर्म मॉडल की बात की
और फिर हमने आखिर में इम्पल्स मॉडल की बात की थी। और इम्पल्स मॉडल के अंदर दो तरह की नॉइजेस होती हैं, साल्ट एंड पेपर नॉइज। फिर हमने इन मॉडल का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देखी थी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको नॉइज मॉडल का मैंने भी दे दिया है। इसके बाद ये तो सारा पिछला प्रोसेस था कि रेस्टोरेशन क्या है और इन्हांसमेंट से इसका कैसे वेरी करती है या डिफर करती है, या नॉइजेस क्या होती हैं और नॉइज मॉडल क्या होते हैं। मगर जब एक इमेज डिग्रेडेड हो जाता है, उसको रिकवर किन मेथड से किया जाता है या किन फिल्टर से किया जाता है, उसके लिए हमने सबसे पहले पढ़े थे स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग। इसके अंदर जो हमने पहला फिल्टर पढ़ा था वो अरिथमेटिक मीन फिल्टर था, जिसके अंदर हम समेशन करके 1/mn यानी कि रोज और कॉलम से उसको हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ये बड़ा सिंपल सा फिल्टर है जो इमेज को स्मूथ करता है। मगर इसका एक ड्रॉबैक हमने देखा था कि ये इंफॉर्मेशन या डिटेल्स को लॉस्ट करता है, जिसकी वजह से इमेज ब्लर हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर को। अब ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर जो है वो रिफाइन फिल्टर है एज कंपेयर टू द अरिथमेटिक मीन फिल्टर। ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर के अंदर हम प्रोडक्ट लेते हैं, फिर 1/mn से इसकी पावर करते हैं। ये फिल्टर भी इमेज को स्मूथ करता है, मगर ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन या डिटेल्स को कम लॉस्ट करता है एज कंपेयर टू द अरिथमेटिक मीन फिल्टर। इसलिए ये बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन फिल्टर। इसके बाद हमने नेक्स्ट फिल्टर देखा था हार्मोनिक मीन फिल्टर। अब हार्मोनिक मीन फिल्टर जो है वो एक नॉइज को तो हैंडल करता था, साल्ट और पेपर नॉइज में से एक नॉइज को हैंडल करता था, दूसरी नॉइज को हैंडल नहीं करता था। उसके बाद हमने उसका नेक्स्ट वर्जन देखा कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर। अब कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर के अंदर एक क्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गया। अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो एक नॉइज को रिमूव करता है, अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो दूसरी नॉइज को रिमूव करता है। इन शॉर्ट इस कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल हार्मोनिक मीन जो है वो डिपेंड करता है क्यू की प्लस और माइनस वैल्यू पे, और वो दोनों नॉइजेस को हैंडल करता है। तो इसके बाद हमने देखा था स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग के बाद हमने बात की थी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स की। तो इन फिल्टर्स के अंदर सबसे पहले जो फिल्टर हमने देखा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को जब पिक्सल को अरेंज किया जाता है, तो इसके अंदर जो हमने पहला फिल्टर देखा था वो फिल्टर था मीडियन। मीडियन फिल्टर के बाद हमने मीडियन फिल्टर की एग्जांपल भी देखी थी। उसके बाद हमने अगला फिल्टर देखे थे मिन एंड मैक्स। मिन एंड मैक्स फिल्टर के बाद हमने बात की थी मिड पॉइंट फिल्टर की। तो आपको याद होगा मिड पॉइंट फिल्टर मिन और मैक्स को यूज करके बनता है कि मिनिमम वैल्यू लें, फिर मैक्सिमम वैल्यू ले लें, फिर दोनों वैल्यूज को जमा करें, दो पे डिवाइड करें, तो हमारे पास मिड पॉइंट फिल्टर आ जाता था। तो आपको ये भी याद होगा कि मिड पॉइंट फिल्टर के बाद हमने जो आखिरी फिल्टर देखा था वो अल्फा ट्रिम्ड फिल्टर था। और अल्फा ट्रिम्ड फिल्टर के अंदर पैरामीटर यूज किया गया था D/2। यानी कि D/2 का मकसद ये था कि जो इनिशियल लोएस्ट रेजोल्यूशन वैल्यूज हैं या हाईएस्ट वैल्यूज हैं उनको आप डिलीट करें, बाकी वैल्यूज को आप ऐड करें, और उसके बाद जितनी वैल्यूज ऐड हुई हैं उतने पे डिवाइड करके आप उसका रिजल्ट ले लें और सेंट्रल पिक्सल से उसको रिप्लेस कर दें। तो ये हमने थोड़ा, फिर हमने कुछ कोड्स की बात भी की थी। वो कोड्स की असाइनमेंट मैंने आपको दी थी कि उन कोड्स को आपने रन करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो यकीनन आपने उसको किया होगा। तो बहरहाल ये हमारा ब्रीफ ओवरव्यू है हमारे प्रीवियस लेक्चर का। अब इसके बाद हम आज के कंटेंट्स पे मूव करते हैं कि आज के लेक्चर के कंटेंट्स। इस लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि हिस्टोग्राम प्लॉट्स शो मैनी टाइम्स मीन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ईच इंटेंसिटी वैल्यू इन इमेज अकर। यानी कि जो आपका इमेज होता है उसके अंदर डिफरेंट ग्रे लेवल्स होते हैं,
और हर ग्रे लेवल्स के नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं इमेज के अंदर। जो हिस्टोग्राम है ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज है। ग्राफिकली ये इमेज को प्लॉट करता है और इसके साथ साथ ये हमें इमेज की स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है कि वो इमेज कितने ग्रे लेवल का है, हर ग्रे लेवल की कितने पिक्सल हैं या उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी इस एग्जांपल से। इस एग्जांपल में वो ये कह रहा है कि आपके पास जो इमेज है लेफ्ट पे, इस इमेज की बात कर रहा है, हैज 256 डिस्टिंक्ट ग्रे लेवल्स, यानी कि ये आपका इमेज जो है वो 256 ग्रे लेवल का है। डिस्टिंक्ट यानी कि यूनिक। अब ये इमेज जो है 8 बिट्स है। ये इमेज क्या है? 8 बिट इमेज है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 की पावर आप 8 ले लें तो ये बनती है 256, यानी कि आपके पास 8 बिट इमेज का मतलब है कि इसके टोटल ग्रे लेवल्स या मैक्सिमम ग्रे लेवल्स कितने होंगे? 256। और ये 256 ग्रे लेवल जो है वो वेरी करेंगे 0 से लेकर 255 तक। यानी कि 255 का मतलब ये है कि 1 लेस देन द मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम 255 है तो उससे एक लेस 255, और टोटल ये कितने बनेंगे? 256। तो आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपका इमेज कितने ग्रे लेवल पे मुश्तमिल है। मगर एक बात आप यहाँ पर ये भी याद रखें कि हमारे पास अभी तक जितनी भी कैप्चरिंग डिवाइसेस हैं या एक्विजिशन डिवाइसेस हैं वो हमें मैक्सिमम 256 ग्रे लेवल देती हैं, इससे ज़्यादा ग्रे लेवल देती ही नहीं है। अब आपका इमेज मैक्सिमम ग्रे लेवल जो रख सकता है वो 256 है, मगर उससे लेस हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी कोई इमेज जो है वो 0 से लेस ग्रे लेवल नहीं होगा और मैक्सिमम 255 से भी एक्सीड नहीं करेगा। इसके बाद वो कहता है कि हिस्टोग्राम राइट। राइट से मुराद यह है कि इसकी बात कर रहा है, जो इस इमेज की हिस्टोग्राम बन रही है राइट पे, शोज फ्रीक्वेंसी हाउ मैनी टाइम्स ईच ग्रे लेवल अकर, यानी कि आपके पास जो ग्रे लेवल है उसकी कितने पिक्सल इस इमेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब सपोज कर लें कि आपके पास मिनिमम ग्रे लेवल यहाँ पर 0 है और यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम ग्रे लेवल क्या है? वो 255 है। तो यहाँ पर आप जो है ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल होता है ये ग्रे लेवल्स होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, मीन इन ग्रे लेवल्स के पिक्सल की फ्रीक्वेंसी। अब अगर सपोज कर लें कि मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये यहाँ पर 3 है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ग्रे लेवल है वो 3 है, तो इसकी पीक जो बार है वो यहाँ तक जा रही है। अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लूँ कि इस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 बनती है, अगर मैं यहाँ पर इसको 10 लिख दूं, इसका मतलब ये है कि 3 ग्रे लेवल जो है इस इमेज के अंदर 10 टाइम्स आ रहा है, यानी कि इसके 10 पिक्सल इस ग्रे लेवल इमेज में मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास 200 है, सपोज कर लेते हैं, तो इसकी जो बार है वो यहाँ तक बन रही है। इस बार का मतलब ये है कि इसकी जो पिक्सल की वैल्यूज है या फ्रीक्वेंसी है वो 3 से कम है। तो बहरहाल जो आपके पास वर्टिकल बार्स हैं ये आपको इन ग्रे लेवल्स की फ्रीक्वेंसी बताती हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जो हिस्टोग्राम है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज है और ये इमेज की आपको स्टैटिस्टिक्स देता है। यहां पर ये कहता है कि आपके पास मैनी कैमराज डिस्प्ले रियल टाइम हिस्टोग्राम ऑफ सीन। तो आजकल आपके पास जदीद कैमराज आ गए हैं या कैप्चरिंग डिवाइसेस आ गई हैं। वो क्या करते हैं कि साथ साथ जब आप इमेज को कैप्चर कर रहे होते हैं तो वो हिस्टोग्राम को भी डिस्प्ले कर देते हैं। तो एक बात का ख्याल कीजिएगा, थोड़ा सा अगर जाके अगर आप पॉइंट प्रोसेसिंग का जो शुरू का हमारा लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप जो हिस्टोग्राम है वो आपके इमेज की क्वालिटी को भी बताता है कि आपका इमेज जो है वो किस क्वालिटी का है। तो यहाँ पर क्योंकि हिस्टोग्राम कैमरे के अंदर शो हो रही होती है,
तो यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि जो इमेज आप कैप्चर करने जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर आप समझते हैं, अगर आप उस हिस्टोग्राम को साथ साथ मॉनिटर करके इमेज को कैप्चर कर रहे हैं, तो फिर आपको वहां पर हिस्टोग्राम से ही पता चल जाएगा कि आपका इमेज क्वालिटी का है या नहीं है। अगर इमेज क्वालिटी का नहीं है तो फिर आप अपनी सेटिंग या कैमरे का फोकस उसको आप सेट करके एक बेटर इमेज कैप्चर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हिस्टोग्राम जो कैमरास के अंदर आ रही है वो आपको हेल्पफुल है टू अवॉइड टेकिंग ओवर exposed pictures. Also easier to detect types of processing previously applied to image. अब हम इस स्लाइड पे देखते हैं, अभी तक हमारे पास हिस्टोग्राम जो है वो टॉपिक चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये जो हिस्टोग्राम ड्रा किया गया है ये 4 बिट इमेज का है। कितने इमेज का है? 4 बिट इमेज। 4 बिट का मतलब ये है कि 2 की पावर आप अगर 4 ले लें तो ये बनता है 16 16। इसका मतलब है कि इस इमेज के अंदर जो ग्रे लेवल्स होंगे वो 0 से लेकर 15 तक होंगे, 1 लेस देन द मैक्सिमम। तो वही अगर आप देखें तो इस हिस्टोग्राम के अंदर 0 से लेकर 15 तक आपके ग्रे लेवल शो कर दिए गए हैं। तो यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, फ्रीक्वेंसी यानी कि हर ग्रे लेवल के अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ पिक्सल एग्जिस्ट करते हैं उस इमेज के अंदर। तो यहां पर उसने डिटेल भी दे दी है कि आपके पास ये 0 टू 10 ये ऊपर जितने नंबर्स हैं ये इन ग्रे लेवल्स की फ्रीक्वेंसीज हैं। क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 ग्रे लेवल का या इंटेंसिटी का जो पिक्सल है वो 1 है। अगर मैं 9 की बात करूं तो उसके 9 है। अगर मैं 2 की बात करूं इसके 10 है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इन बार्स को देखें तो यहां पर जो 2 आ रहा है इसकी बार सबसे हाईएस्ट है या बड़ी बार है जो 10 को या 10 को कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब ये है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है साइड पे वर्टिकली, वर्टिकली आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो इमेज है उसके अंदर 2 ग्रे लेवल या 2 इंटेंसिटी है उसकी 10 वैल्यूज है। उसकी कितनी वैल्यूज है? 10। मगर सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? वो 9 है, उसकी 9 वैल्यूज है। मगर आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई बार नहीं बन रहा। 3 का कोई बार नहीं बन रहा, 4 का कोई बार नहीं बन रहा, 5 का कोई बार नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है 0 3 4 5 ये एग्जिस्ट ही नहीं करते इमेज के अंदर। अगर आप इस टेबल के अंदर भी देख लें तो आपके पास 0 के अगेंस्ट 0 है। यहाँ पर देखिए 0 का अगेंस्ट 0 है। यहाँ पर देख लें 3 का अगेंस्ट 0 है, 4 का अगेंस्ट 0 है, 5 का अगेंस्ट 0 है। तो इसका मतलब है कि ये 3 4 5 ग्रे लेवल या ये इंटेंसिटी जो है वो इमेज के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपका 4 बिट इमेज है और 2 की पावर 4 लेने से 16 बनता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि L इज इक्वल टू 16, 10 पिक्सल हैव इंटेंसिटी वैल्यू 2, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हिस्टोग्राम्स ओनली स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। जब भी आप किसी इमेज की हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं तो हिस्टोग्राम सिर्फ आपको उस इमेज की स्टैटिस्टिक्स बताता है, कितने ग्रे लेवल्स हैं और हर ग्रे लेवल्स की कितनी पिक्सल उस इमेज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आप उसका मीन ले सकते हैं, वेरियंस ले सकते हैं। तो वो आप बाद में अगर जरूरत पड़े तो उस तरह अपने इमेज को मजीद प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या है? नो इंडिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ पिक्सल, यानी कि आपको पिक्सल की नंबर बता सकता है, फ्रीक्वेंसी बता सकता है, मगर ये नहीं बता सकता कि ये आपका जो पिक्सल है इमेज के अंदर किस लोकेशन पे है, किस कोऑर्डिनेट यानी कि किस एक्स वाई या रो कॉलम पे एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है, नो इंडिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ पिक्सल।
अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको टास्क दिया गया है, ड्रा द हिस्टोग्राम ऑफ फॉलोइंग इमेजेस, कंसीडर ईच इमेज ऑफ साइज 64 बाई 64 टू लेवल। यानी कि ये आपका इमेज है जिसके अंदर दो ग्रे लेवल हैं, एक ग्रे और एक व्हाइट है। अब वो कहता है कि आपके पास डिफरेंट इमेज है, ये इमेज 1 है, ये इमेज आपके पास 2 है, ये इमेज आपके पास 3 है। तो ये आपको यहाँ पर कह रहा है कि आप इनकी हिस्टोग्राम ड्रा करके इसको एनालिसिस करें और उसके बाद देखें कि आपको किस तरह की हिस्टोग्राम मिलती हैं और ये आप कौन सा इसमें से रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि वो क्या कहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे ये कह रहा है कि डिफरेंट इमेजेस कैन हैव सेम हिस्टोग्राम। फिर उन्हीं इमेजेस की दोबारा बात कर रहा है कि 3 इमेजेस बिलो हैव सेम हिस्टोग्राम। इसलिए तो आपको कह रहा था कि इनकी हिस्टोग्राम ड्रा करके देखें। वो ये कहता है कि ये 3 इमेज जो है इनकी सेम हिस्टोग्राम होगी। वो क्यों होगी उसकी रीजन भी यहाँ पर आपको दे रहा है कि हाफ ऑफ पिक्सल आर ग्रे, हाफ आर व्हाइट। वो कहते हैं कि हर इमेज के अंदर एक तो इनका साइज बराबर है, दूसरी बात यह है कि इनके अंदर क्या हो रहा है, आधे पिक्सल ग्रे है और आधे पिक्सल व्हाइट है, यानी कि 50-50 रेशियो है तमाम इमेजेस के अंदर। फिर वो ये कहता है कि सेम हिस्टोग्राम इक्वल टू सेम स्टैटिस्टिक्स। तो बात वही है कि अगर एक इमेजेस के अंदर स्टैटिस्टिक्स सेम हो सकती है, क्योंकि आपके पास हाफ ग्रे है और हाफ व्हाइट है, हाफ ग्रे है हाफ व्हाइट है तीनों इमेजेस के अंदर, इसका मतलब तीनों की स्टैटिस्टिक्स सेम है। अगर स्टैटिस्टिक्स सेम है तो हिस्टोग्राम सेम होगा, अगर सेम हिस्टोग्राम होगा तो स्टैटिस्टिक्स सेम होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटीज कुड बी डिफरेंट। मगर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटीज की वो डिफरेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है कोई एक ही जगह पे सारे हों। कोई किसी की कोई इंटेंसिटी कहीं पर लाई कर सकती है, कोई कहीं पर लाई कर सकती है। मगर इसमें होता क्या है, होता ये है कि आपके पास 50% डेटा तो ग्रे है, ग्रे का मतलब है कि वो जीरो की तरफ जाएगा, और 50% आपके पास व्हाइट है, इसका मतलब है वो 1 या 255 की तरफ जाएगा। इसलिए आपके पास क्या होगा, वो जहां पर मर्जी एग्जिस्ट करते हो है 50-50, इसलिए 50% की बार जो बनेगी वो 255 की तरफ बनेगी, और जो 50% ग्रे है उसकी बार जीरो की तरफ बनेगी। तो तीनों इमेजेस में यही होगा, और इस तरह आपके पास जो हिस्टोग्राम्स हैं वो इक्वल होगी, मीन सेम होगी और सेम स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो लास्ट पॉइंट क्या है, कैन वी रिकंस्ट्रक्ट इमेज फ्रॉम हिस्टोग्राम। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े जा रहा हूं मैं, आपने इसको सर्च करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। हो सकता है कि यही आपका पेपर का जो पेपर में आपका कोई एग्जाम जब होना है ये उसका पार्ट बन जाए, या कभी आपके क्विज या असाइनमेंट का हिस्सा बन जाए। इसलिए आपने इसको खुद करना है, इसको अपने इग्नोर नहीं करना। इसके बाद हमारे पास वो कहता है जी, a histogram for a grayscale image with intensity values in range I of xy 0 to l minus 1 would contain exactly l entries। मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि आपके पास अगर 256 ग्रे लेवल्स हैं तो वो स्टार्ट होंगे 0 से लेकर 255 तक। टोटल तो ये 256 होंगे, मगर रेंज इनकी होगी 0 to 255। एल माइनस 1 का मतलब ये है कि 256 में से 1 माइनस करेंगे तो 255 आ जाएगा। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपके पास 8 बिट इमेज है तो 2 की पावर 8 256 बनेगा, और रेंज बनेगी 0 से लेकर 256। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यह है कि ईच हिस्टोग्राम एंट्री इज डिफाइंड एज। वो कहता है कि आपके पास जो भी हिस्टोग्राम है उसकी एंट्रीज क्या हो सकती हैं, आई ग्रेटर इक्वल 0 लेस एल। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो इंटेंसिटीज वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी हो सकती हैं मगर 0 से छोटी नहीं हो सकती। इसी तरह आपकी जो आखिरी लिमिट है 256 उससे कम होगी, लेस देन। ये नहीं हो सकता कि 256 इंटेंसिटी हो जाए, या 257 259
तो आपकी जो भी रेंज रहेगी वो 0 से लेकर 255, यानी कि लेस इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल 0 और लेस देन एल। इसी तरह 255 का मतलब है 255 नंबर ऑफ पिक्सल विद इंटेंसिटी 255। तो ये थोड़ी सी आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आपने देख लिया है। इसके बाद आता है इमेज कॉन्ट्रास्ट। अब हम बात करें इमेज कॉन्ट्रास्ट की। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ ग्रे स्केल इमेज इंडिकेट्स हाउ इजिली ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि जो आपका कॉन्ट्रास्ट है वो डिपेंड करता है कि आपका अगर कंट्रास्ट ज्यादा होगा तो इमेज आपका मजीद क्लियर होगा, अगर कंट्रास्ट लो होगा तो इमेज आपका जो है वो मजीद क्लियर नहीं होगा। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हो सकता है कि वो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई ना हो सके। इसी तरह वो आगे कहता है कि हाई कंट्रास्ट इमेज मैनी डिस्टिंक्ट इंटेंसिटी वैल्यूज। हाई कंट्रास्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटेंसिटी वैल्यूज होती हैं, जिसकी वजह से आपके इमेज की क्वालिटी भी बेहतर होती है और उसके अंदर वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी इजिली विजुअलाइज किया जा सकता है। जबकि लो कंट्रास्ट में क्या होता है, लो कंट्रास्ट इमेजेस यूज फ्यू इंटेंसिटी वैल्यूज। लो कंट्रास्ट का मतलब ये है कि इमेज आपका बेटर क्वालिटी का नहीं होता और इसके अंदर इतनी वेरिएशन, जितनी ऑब्जेक्ट्स जो है वो मजीद क्लियर या क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास ये इमेज है जो कि लो कंट्रास्ट है। अब लो कंट्रास्ट से वैसे हमारे पास, अगर आपको याद होगा, ये इमेज हो सकता है कि आपके पास लो कंट्रास्ट तो है, मगर आपके पास यहाँ पर जो ग्रे लेवल्स हैं वो 0 से लेकर 255 है। कितने हैं? 255। मगर अगर आप देखें तो आपके पास जो हिस्टोग्राम बन रहा है वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज भी इस इमेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती और ये वैल्यूज भी इमेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अंदर जो है वो फ्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, इसलिए इस इमेज का जो कंट्रास्ट है वो लो है। वो क्या है? लो है। अगर आप यहां पर देखें तो ये आपके पास थोड़ा बेटर कंट्रास्ट के साथ इमेज है और इसकी वैल्यू जो है वो यहां से लेकर यहां तक आ रही हैं और ये नॉर्मल कंट्रास्ट का इमेज है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, क्योंकि ये वैल्यूज जो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती थी वो वैल्यूज यहां पर एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए इस इमेज की जो क्वालिटी है वो इस इमेज से बेहतर है, यानी कि ये इमेज बेटर है इस इमेज से। अगर आप इस इमेज की बात करें तो ये इमेज हाई कंट्रास्ट इमेज है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो 0 से लेकर 255, यानी कि इसके अंदर मैनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं जो वेरी कर रही हैं 0 से लेकर 255 और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस वजह से इस इमेज की जो क्वालिटी है वो बेटर है या गुड है और इसका कंट्रास्ट भी क्या है? हाई कंट्रास्ट है। तो ये डिपेंड करता है, जो पीछे हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास लो कंट्रास्ट होगा तो उसके अंदर फ्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, अगर आपके पास हाई कंट्रास्ट होगा तो मैनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, जिसका आपने यहाँ पर हिस्टोग्राम और इमेज के साथ कंपैरिजन करके देख लिया है। अब बात हो रही है यूज ऑफ हिस्टोग्राम प्रोसेस है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हिस्टोग्राम क्या, अब हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम से क्या कुछ किया जा सकता है। तो हिस्टोग्राम जो है वो इमेज इनहेंसमेंट के लिए भी यूज होता है। आगे हमारे काफी लेक्चर्स हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि हिस्टोग्राम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज हो रहा होगा। अब यहां पर ये कहता है कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर एडजस्टिंग इमेज इंटेंसिटीज टू इनहेंस कंट्रास्ट। अब बात ये हो रही है कि अगर आपके पास एक इमेज ऐसा है जो लो कंट्रास्ट का है, वो तो आपको हिस्टोग्राम ने बता दिया। अब लो कंट्रास्ट इमेज में क्या हो रहा था, जो 0 की तरफ इंटेंसिटीज थी वो भी नहीं थी, जो
255 की तरफ से इंटेंसिटीज हो भी नहीं थी। अगर उसी हिस्टोग्राम को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें जिनके 0 और 255 के दरमियान, तो हमारे पास क्या होगा, इमेज का कंट्रास्ट इनहैंस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम अपने लो कंट्रास्ट इमेज को बेटर कंट्रास्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। जब बेटर कंट्रास्ट में जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका इमेज इनहैंस हो जाएगा। इसके ऊपर मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। ये पूरा हिस्टोग्राम का टॉपिक है जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तो आपको वहां ये मजीद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है कि इमेज स्टैटिस्टिक्स। अभी हमने देखा, बार बार बात कर रहे थे कि हिस्टोग्राम जो है वो इमेज का स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। तो हिस्टोग्राम आर यूज्ड टू डिपिक्ट इमेज स्टैटिस्टिक्स इन एन इजीली इंटरप्रिटेटेड विजुअल फॉर्मेट। तो यह बात हम देख चुके हैं, इस पर काफी बात हो चुकी है। इसके बाद आता है इमेज कंप्रेशन। हिस्टोग्राम शो इंपैक्ट ऑफ इमेज कंप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज सिगमेंटेशन। हिस्टोग्राम plays an important role in image segmentation, specifically in the threshold methods of segmentation. तो बेसिकली हिस्टोग्राम जो है ये सिगमेंटेशन के लिए भी यूज होती है। जहां पर आपने थ्रेशोल्ड मेथड यूज करने हैं तो वहां पर थ्रेशोल्ड की सिलेक्शन में हिस्टोग्राम पे बेस करते हैं। तो ये भी हमारे हिस्टोग्राम के आगे 4-5 लेक्चर्स आएंगे, तो वहां पर भी ये चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेजेस दिखाए गए हैं। वही हमारे पास है कि आपके पास डार्क इमेज है, लाइट है, लो कंट्रास्ट है और हाई कंट्रास्ट है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये पहला इमेज जो है ये आपके पास डार्क है। हो सकता है कि आप 10-15 लोगों को कहें कि ये इमेज कैसा है, कुछ की राय हो कि ये इमेज तो फजूल है, बहुत डार्क है, कुछ कहें नहीं एक्सेप्टेबल है, कुछ कहें ये एवरेज है। मगर जब आप इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम आपको परफेक्ट पिक्चर देगा कि हिस्टोग्राम की क्वालिटी क्या है। अगर आप देखें कि इसी इमेज का हिस्टोग्राम नीचे आ रहा है, अब नीचे देखिए तो ये हिस्टोग्राम किस तरफ बन रहा है, जीरो की तरफ। और जीरो जो होता है ये ब्लैक होता है। और दूसरी जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास हो सकती है वो 255 है। तो 255 की तरफ देख ले, कोई बार्स है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हिस्टोग्राफ ये कह रहा है कि तमाम बार्स क्योंकि जीरो की तरफ हैं, इसलिए ये इमेज डार्क है। अब जो अगला इमेज है, आप इसके हिस्टोग्राम को देखे बगैर अगर किसी से राय लें तो कहेंगे जी जबरदस्त है जी, बड़ा ब्राइट इमेज है, हर चीज क्लियर नजर आ रही है। मगर जब ही आप इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू सारी 255 की तरफ जा रही है, यानी कि ये इमेज वॉश्ड आउट हो रहा है, बहुत ब्राइट है। अब होता यह है कि डार्क इमेज के अंदर भी आपको बाज़ औक़ात जो आपके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं मिलती, क्योंकि वो ब्लैक इमेज में छुप जाती है। जो आपके पास ब्राइट इमेज होता है उसके अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होता है, हो सकता है कोई बहुत छोटी सी वहां पर ऑब्जेक्ट या छोटी सी इंफॉर्मेशन हो, तो वो आपके इमेज में वॉश्ड आउट में छुप जाती है। इसलिए जब आपने हिस्टोग्राम देखा तो हिस्टोग्राम से ये डिसाइड हुआ कि ये इमेज जो है ये आपका इमेज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपका इमेज जो है ये लाइट है। इसके बाद जब आपने बात की नेक्स्ट इमेज की, ये इमेज आपका ब्राइटेड है, आप कहते हैं बहुत ब्राइट हो रहा है। इसके बाद जब आपने अगले इमेज की बात की तो ये इमेज अब आपका ना तो डार्क है ना ब्राइट है, अब ये एक एवरेज इमेज है, मगर इसका कंट्रास्ट भी लो है। जब आपने इसका हिस्टोग्राम बनाया तो ये दरमियान में बार्स बना रहा है, इसका मतलब इसमें डार्क पोर्शन भी नहीं है और इसके अंदर ब्राइट पोर्शन भी नहीं है, तो ये इमेज भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं, हो सकता है कि हिस्टोग्राम को देखे बगैर, हो सकता है कि कुछ लोग इस इमेज को भी कहते हैं नहीं नहीं गुजारा है, ये अच्छा इमेज नहीं है। मगर जब आप इस इमेज का हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे तो ये हिस्टोग्राम ये बताता है कि ये ऐसा इमेज है जिसके अंदर तमाम ग्रे लेवल एग्जिस्ट करते हैं
और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से इस इमेज का कंट्रास्ट हाई है और ये इमेज बेटर क्वालिटी का है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बार्स आ रही हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बहरहाल ये आपके पास जो हिस्टोग्राम है ये आपको इमेज की क्वालिटी के बारे में भी स्टैटिस्टिक देता है या आपको गाइड करता है कि जब आप उसका हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं तो आप उससे डिसाइड कर सकते हैं कि इमेज किस क्वालिटी का है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हिस्टोग्राम तो हमने देख लिया। अब हमने हिस्टोग्राम को मजीद यूज कैसे करना है, यानी कि हिस्टोग्राम मॉडिफिकेशन, हम हिस्टोग्राम को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। इसके पहले स्टेप में वो कहता है द ग्रे लेवल हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रे लेवल्स इन एन इमेज। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि आपका जो हिस्टोग्राम है ये क्या करता है, ग्रे लेवल को डिस्ट्रीब्यूट करता है उस रेंज के अंदर जो रेंज स्पेसिफाइड होती है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि 0 से लेकर 255। यहाँ एक हमने एग्जांपल देखी जिसके अंदर हमारे पास 4 बिट इमेज था, तो उसमें हमारे पास 0 से 15 था। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, द हिस्टोग्राम कैन बी मॉडिफाइड बाय मैपिंग फंक्शन which will stretch, shrink, slide the histogram। अब कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो हिस्टोग्राम मॉडिफिकेशन है उसके अंदर ये तीन तरह के मेथड्स हैं, हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग, हिस्टोग्राम स्लाइडिंग और हिस्टोग्राम श्रिंकिंग। आप इन मेथड को यूज करके अपने इमेज को यूजफुल बना सकते हैं या उसमें से आप अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये स्ट्रेच करता क्या है। फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम स्ट्रेच, श्रिंक और स्लाइड। तो ये जो पहला है ये एक इमेज है जिसका हिस्टोग्राम है, ये ओरिजिनल इमेज का हिस्टोग्राम है। अब ये स्ट्रेच हो रहा है नेक्स्ट में, यानी कि ये ऐसा इमेज है जिसका जिसका कंट्रास्ट जो है वो लो कंट्रास्ट है। इसके अंदर जो है लोएस्ट वैल्यूज भी नहीं है और हाईएस्ट वैल्यूज भी नहीं है। तो अब आपका जो हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग का मेथड है, जो रेंज आप देंगे उस रेंज के अंदर हिस्टोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जब हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूट होगा मिनिमम से मैक्सिमम या आपके गिवन रेंज के अंदर, तो अल्टीमेटली इमेज का कंट्रास्ट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि इमेज आपका इनहैंस हो जाएगा। अगर आप बात करें तो यहां पर बात की थी हमने स्टिचिंग की, तो यहां हम बात कर रहे हैं श्रिंकिंग की, कि आपके पास ये ओरिजिनल इमेज का हिस्टोग्राम है, वो सेम हिस्टोग्राम है, तीनों इमेजेस के अंदर एक इमेज है। अब यहां पर आपके पास जो इमेज है उसका हिस्टोग्राम वही है जो मिडल में है, मगर इसको उसने मजीद श्रिंक कर दिया है। श्रिंक का मतलब ये है कि आपका श्रिंकिंग जो है ये अपोजिट प्रोसेस है स्ट्रेच का, यानी कि वो इमेज के कंट्रास्ट को इंक्रीज कर रहा था, इसने इमेज के कंट्रास्ट को मजीद डिक्रीज कर दिया। अब आप कहते हैं कि हमने तो कंट्रास्ट को इंक्रीज करना था। हो सकता है कि किसी इमेजेस के अंदर आपको कंट्रास्ट को डिक्रीज करके आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लेनी पड़े। अगर आपके पास इमेज बहुत ब्राइट है तो डायरेक्टली डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर इमेज आपके पास बहुत डार्क है तो आपको कंट्रास्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट पे है। तो बहरहाल यहाँ पर मेथड क्या कर रहा है, आपके इमेज को मजीद लो कंट्रास्ट कर रहा है, यानी कि कंट्रास्ट को डिक्रीज कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। यहाँ पर स्लाइडिंग की बात कर रहा है। स्लाइडिंग का मतलब ये है कि आप अपने हिस्टोग्राम को अपनी मर्जी से जो रेंज देंगे उस रेंज के अंदर वो हिस्टोग्राम स्लाइड हो जाएगा। अभी आपने इसको स्लाइड किया है हाईएस्ट वैल्यूज की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स राइट, इसका मतलब है कि ये इमेज ब्राइट हो जाएगा। हो सकता था कि आप इसको लेफ्ट की तरफ स्लाइड करते तो ये इमेज डार्क हो जाता। तो बहरहाल हम इसको बारी बारी देखते हैं कि हमारे पास स्टिचिंग, श्रिंक और स्लाइडिंग कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राम स्टिचिंग को। हिस्टोग्राम स्टिचिंग के स्टेप्स ये है, टेक एन इमेज एंड स्ट्रेच द हिस्टोग्राम अक्रॉस द इंटायर ग्रे लेवल रेंज, यानी कि आपने जो रेंज डिफाइन करनी है, जिस रेंज में आपको इमेज चाहिए, ये उस हिस्टोग्राम को
उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके आपको नया एक इमेज दे देगा, जो कि हाई कंट्रास्ट इमेज होगा या बेटर कंट्रास्ट इमेज होगा। यहाँ पर उसने लिखा भी है विच हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंट्रास्ट ऑफ अ लो कंट्रास्ट इमेज। नेक्स्ट ये कहते हैं द हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज कैन बी स्ट्रेच्ड बाय फॉलोइंग फार्मूला। अब आपको हिस्टोग्राम स्टिचिंग का जो फार्मूला है वो ये वाला यूज करना है। तो हम इसको देखते हैं, फार्मूले के जो पैरामीटर्स हैं आगे हम अगली स्लाइड पे डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल भी आगे जाके देखते हैं। तो ये वो पिछली स्लाइड वाला फार्मूला है। इसके अंदर वो कहता है कि IRC मैक्सिमम, यानी कि ये जो आपके पास IRC मैक्सिमम है इज द लार्जेस्ट ग्रे लेवल वैल्यू इन द इमेज। आपको पता है कि आपका इमेज एक मैट्रिक्स में होगा। जो IRC मैक्सिमम का मतलब ये है कि उस इमेज की जो मैट्रिक्स के अंदर मैक्सिमम ग्रे लेवल वैल्यू है वो यहां पर असाइन होगी। IRC मिनिमम का मतलब ये है कि उस इनपुट इमेज के अंदर जो आपके पास मिनिमम ग्रे लेवल है वो बेसिकली IRC मिनिमम है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू correspond टू द मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्रे लेवल वैल्यूज, यानी कि ये आपके पास वो रेंज है जिस रेंज के अंदर आप अपने इमेज को स्ट्रेच करना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी, आप इसको 0 से लेकर 255 तक रेंज दे दें, आप चाहें तो इसको जनाब 0 से लेकर 200 तक दे दें, या चाहें तो 50 से लेकर 250 तक दे दें। तो ये वो रेंज है जिसमें आप अपने आउटपुट इमेज को हासिल करना चाहते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल के जरिए हिस्टोग्राम स्टिचिंग को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि अप्लाई हिस्टोग्राम स्टिचिंग फॉर द फॉलोइंग इमेज वैल्यूज। ये हमने 3x3 का एक इमेज लिया है यहाँ पे। अब हम इसको स्ट्रेच करेंगे। तो IRC मैक्सिमम मैंने आपको पहले बताया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट इमेज, मैक्सिमम ग्रे लेवल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। तो मिनिमम भी मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम है वो मिनिमम ग्रे लेवल वैल्यू ऑफ द इनपुट इमेज है, तो वो यहाँ पर 1 है। तो मिनिमम को हमने यहाँ पर 1 असाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम लिया गया है वो 255 है और मिनिमम 0 है। मगर ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यही रेंज लें। ये रेंज डिपेंड करती है कि आप अपने इमेज को किस रेंज में स्ट्रेच करना चाहते हैं। आप चाहें तो 100 से लेकर 200 तक कर लें, आप चाहें तो 50 से लेकर 250 तक कर लें। तो बहरहाल ये आपकी रिक्वायर्ड रेंज है और ये वेरी करेगी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। अब हम इस एग्जांपल को स्लाइड में देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो रही है। ये आपका कोई फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर आप बारी बारी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 3x3 का इनपुट इमेज है इनकी वैल्यूज को हम इस फार्मूला में पुट करते जाएंगे और नई वैल्यूज हम हासिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू पुट करने जा रहे हैं वो 7 है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर IRC है, IRC यहाँ पे है, यानी कि इनपुट इमेज की वैल्यू। तो इनपुट इमेज की वैल्यू हमने 7 यहाँ पर दे दी है। उसके बाद फार्मूले में है IRC मिनिमम। तो IRC मिनिमम को हमने 1 असाइन किया था क्योंकि 1 ही मिनिमम ग्रे लेवल था इनपुट इमेज के अंदर, जो कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा है। तो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। इसके बाद हमारे पास था डिवाइड होना था IRC मैक्सिमम और IRC मिनिमम से। तो IRC जो मैक्सिमम है, आपको याद है कि हमने 20 रखा था। ये 20 यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस इमेज का जो मैक्सिमम है वो 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 रख दिया। और IRC मिनिमम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं वो 1 है। और जो हमने मैक्स वैल्यू रखी थी, आपने देखा है पीछे, वो 255 यूज की थी हमने। पिछली स्लाइड के ऊपर आप रिकॉल करें तो वो 255 थी और मिनिमम को हमने 0 कहा था, यानी कि जो रेंज हमने डिफाइन की थी वो 0 से लेकर 255 थी। इसलिए आपके पास मैक्सिमम वैल्यू की जगह यहाँ 255 आ जाएगा और मिनिमम वैल्यू की जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर जमा हो रहा है यहाँ पर मिन, जो कि 0 है, तो यहाँ पर भी आपके पास 0 ही जमा हो जाएगा। अब आपने मैथ पढ़ा हुआ है, अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 80.52।
यानी कि 7 के अगेंस्ट जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 80.52 होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू 12 है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू 12 है, हमने पुट की यहाँ पे। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 12 के अगेंस्ट हमें जो वैल्यू मिली वो है हमारे पास 147.63। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 8 है, हमने 8 वैल्यू को पुट किया, उसके अगेंस्ट हमें न्यू वैल्यू जो मिली वो 93.9 है। फिर हमने 20 वैल्यू को यहाँ पुट किया, बाकी तो सेम रहेगी, ये हमारे पास ये इनपुट वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, उससे हमारे पास रिजल्ट्स कैलकुलेट होते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 255 ग्रे लेवल आया। इसके बाद हमने वैल्यू पुट की 9। जब हमने यहाँ पर 9 पुट किया तो हमारे पास इसके अगेंस्ट जो वैल्यू मिली 107.36 है। तो 9 के बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे 6 को पुट करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो 9 तक हम प्रोसेस कर चुके थे, अब हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने जब 6 की वैल्यू पुट की तो हमें मिला 67.10। फिर हमने जब 10 की वैल्यू पुट की यहाँ पे तो हमें मिला 120.78। जब 15 की वैल्यू पुट की तो हमें मिला 187.8। और जब हमने 1 की वैल्यू पुट की 1 में से माइनस हुआ, 0 हो गया, तो 0 डिवाइड होने से अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट मिला वो 0 ही मिला है। तो अब जितनी वैल्यूज हमने ये कैलकुलेट की है ये हमारे आउटपुट इमेज की हैं। तो वो आउटपुट इमेज के अंदर हम राइट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो वही वैल्यू देख लें, जिस तरह यहाँ 67 है तो यहाँ पर आ गया, पहली वैल्यूज तो ये हैं जो हमने एज सच पिछली स्लाइड से यहाँ पर लिख दी है, और यहाँ पर जो वैल्यूज ली हैं वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आउटपुट इमेज आ गया है। अब यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करें, आपने रेंज कही थी कि आपका इमेज स्ट्रेच हो, डिस्ट्रीब्यूट हो 0 से लेकर 255 तक। आपको याद है ना, आपने मिनिमम जो रेंज दी थी वो 0 थी और मैक्सिमम आपने 255 कहा था। तो इस मैट्रिक्स के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आपकी जो वैल्यूज है वो बिटवीन 0 एंड 255 है, जो गिवन रेंज आपने दी थी। इसलिए आपका इमेज जो है वो 0 और 255 के दरमियान स्ट्रेच करने का मतलब ही है कि कंट्रास्ट आपका इंक्रीज करेगा। इस स्लाइड के अगर देखें आप तो ये आपके पास एक लो कंट्रास्ट का इमेज है जिसका हिस्टोग्राम आप देख रहे हैं कि ये दरमियान में बन रहा है। अब जब आपने इसको स्ट्रेच किया, इस इमेज को जब स्ट्रेच किया तो ये इमेज आपका इनहेंस हो गया, और ये आपके पास उस इनहेंस्ड इमेज की हिस्टोग्राम है। अगर आप सपोज कर लें कि ये आपने 0 से लेकर 255 ही कहा था तो आपकी जो बार्स हैं पहले आपकी इस रेंज में आ रही थी, तो अब वो बार्स आपकी 0 से लेकर 255 के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो यानी कि जो रेंज आप देंगे उसी रेंज के अंदर आपका इमेज क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा। तो यहां तक तो देखा हमने, इमेज को स्ट्रेच किया हमने। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम स्लाइडिंग की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है हिस्टोग्राम मॉडिफिकेशन के अंदर, वो हिस्टोग्राम स्लाइडिंग है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू मेक एन इमेज आइदर डार्कर और लाइटर बट रिटेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रे लेवल वैल्यूज। अब मैं आपको ये पहली चीज बता चुका हूं पिछली स्लाइड्स के ऊपर, अगर आपने इमेज को स्लाइड किया टूवर्ड्स राइट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की तरफ, तो ये इमेज आपका ब्राइटर हो जाएगा या आप लाइटर कर सकते हैं। अगर आपने हिस्टोग्राम को स्लाइड किया लेफ्ट की तरफ तो ये डार्कर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने इमेज को किस तरफ स्लाइड करना चाहते हैं। अगर इमेज आपका ब्राइटेंड है, वॉश्ड आउट हो रहा है, तो जाहिर है कि आप उसको डार्कर की तरफ ले जाएंगे। अगर डार्कर है तो आप उसको ब्राइटर की तरफ ले जाएंगे। अगर आपका इमेज कहीं दरमियान में एग्जिस्ट करता है तो फिर डिपेंड करता है कि आपको डार्कर वैल्यूज चाहिए या आपको ब्राइटर वैल्यूज चाहिए। तो बहरहाल जो रेंज आप ऑफसेट डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से इमेज आपका क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। तो उसका फार्मूला ये है कि आपके पास जो इनपुट मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज के अंदर जो ऑफसेट आपने डिसाइड किया होगा वो जमा करेंगे, तो आपके पास
हिस्टोग्राम ओवरऑल स्लाइड हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि वेयर द ऑफसेट वैल्यू इज द अमाउंट टू स्लाइड द हिस्टोग्राम, अ पॉजिटिव ऑफसेट value will increase the overall brightness, whereas negative offset will create a darker image। ध्यान है कि अगर आप वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएंगे तो ब्राइटर होता जाएगा। अगर आपने ऑफसेट माइनस में रख दिया, इसका मतलब है कि ओरिजिनल इमेज की इंटेंसिटी मजीद कम हो जाए, तो जाहिर है कि इमेज आपका फिर डार्कर होगा, क्योंकि उसका हिस्टोग्राम क्या होगा, जीरो की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब हम स्लाइडिंग की एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑफसेट क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ऑफसेट फॉर डार्क टू ब्राइट इमेज। अप्लाई हिस्टोग्राम स्लाइडिंग फॉर द फॉलोइंग इमेज वैल्यूज। तो ये हमारे पास एक इमेज है। अब इसके ऊपर हम जो है इसकी ऑल वैल्यूज के ऊपर हम ऑफसेट अप्लाई करेंगे 10, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इमेज हमारा क्या होगा, मजीद ब्राइट होगा, यानी कि डार्क से ब्राइट। इसको हम बारी बारी देखते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है IRC प्लस ऑफसेट, यानी कि ये हमारे पास इनपुट इमेज की वैल्यूज हैं जिनमें ऑफसेट ऐड होता जाएगा और हमारे पास आउटपुट इमेज की वैल्यूज आती जाएंगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो इमेज है वो 3x3 का इनपुट इमेज है, जिसकी पहली वैल्यू 6 है। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि यानी कि IRC प्लस ऑफसेट। IRC इनपुट इमेज की पहली वैल्यू मैंने 6 ली है, ऑफसेट हमारे पास 10 था। वही अगर मैं 10 ऐड करूं 6 के अंदर तो 6 प्लस 10, यानी कि ये आपके पास IRC और ये ऑफसेट है। 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 11। 11 में हम अगर ऑफसेट 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 21 होगी। इसी तरह हमारे पास 7 है। 7 में जब हम 10 ऑफसेट जमा करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 19। 19 में जब ऑफसेट 10 जमा होगा तो ये 29 हो जाएगा। इसी तरह 8 है। 8 में जब 10 जमा होगा तो नई वैल्यू हमें 18 मिलेगी। 5 है। 5 के अंदर ऑफसेट 10 जमा हुआ तो 15 आ गया। इसी तरह हमारे पास 9 है। 9 में जब 10 जमा हुआ ऑफसेट तो ये 19 हो गया। 14 में जब 10 जमा होता है तो 24 हो जाता है। और 2 हमारे पास जो वैल्यू है इनपुट इमेज की, 10 ऑफसेट जमा होने के बाद ये 12 हो गया। तो यही वैल्यू जो है हमने यहाँ पर ऐड कर दी है, 16, 21, 17। तो वो जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं ऑफसेट के साथ, वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। तो आप देख लें कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं। 10 ऑफसेट के साथ वैल्यूज आपकी क्या हो गई हैं, मैक्सिमाइज हो गई हैं। अब जो पहला आपके पास इनपुट इमेज है, ये अगर डार्कर था, ये जीरो की तरफ एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये मजीद आपके पास मूव करेगा टू वर्ड राइट, यानी कि ब्राइटर हो जाएगा। तो आगे हम एक एग्जांपल में देखते हैं। अब आप देख लें कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है। ये आपके पास इमेज डार्क है और इसकी जो हिस्टोग्राम बन रही है वो टू वर्ड्स लेफ्ट है, यानी कि जीरोस की तरफ इसकी वैल्यूज है। अब जब आपने इसके अंदर वैल्यूज को ऑफसेट जमा किया, हो सकता है कि अगर आपने 0 से लेकर 255 का इमेज है आपके पास, तो यानी कि आपके पास डार्कर इमेज है, हो सकता है कि ये एग्जिस्ट करता हो 0 से लेकर 200, सपोज कर लेते हैं। तो आपने ऑफसेट रख दिया 50, ठीक है। तो 50 का मतलब यह है कि आपकी इनपुट इमेज के अंदर हर वैल्यूज के अंदर 50 ऐड होता जाएगा और उसके बाद आपके पास जो नई वैल्यूज होंगी वो टू वर्ड राइट चली जाएंगी। तो मैंने ये डिपेंड करता है कि आपका इमेज जो है उसके ग्रे लेवल्स क्या हैं और आप उसमें मजीद ऑफसेट कितना ऐड करना चाहते हैं। जाहिर है कि जब वैल्यूज ऐड करेंगे इमेज आपका ब्राइट हो जाएगा और उसका हिस्टोग्राम मूव करेगा टू वर्ड राइट, मीन ब्राइटर होगा। तो ये आपके पास था लेटर टू ब्राइटर। अब हमारे पास हिस्टोग्राम स्लाइडिंग की दूसरी एग्जांपल है
जिसके अंदर हम ऑफसेट नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। ये क्या करेगा? ये ब्राइट इमेज को डार्क कर देगा, क्योंकि ये वैल्यूज को डिक्रीज करेगा तो हिस्टोग्राम जीरो की तरफ बनेगा, जीरो की तरफ बनेगा तो वो इमेज डार्कर हो जाएगा। तो यहाँ पर वो ये यही कह रहा है कि अप्लाई हिस्टोग्राम स्लाइडिंग फॉर द फॉलोइंग इमेज। ये हमारे पास एक इनपुट इमेज है, वो इमेज जो वो हमने अभी लिया था, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, 10 ऑफसेट को माइनस कर देते हैं। 10 ऑफसेट को क्या कर रहे हैं? माइनस। ऑल पिक्सल वैल्यूज वन बाई वन। तो आगे देखते हैं इसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास वो IRC है, यानी कि इनपुट इमेज की वैल्यूज होंगी, और उसमें ऑफसेट आपका 10 है, तो हमने डेट माइनस ऑफसेट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपके पास जो 16 वैल्यू है इनपुट इमेज की, उसमें से 10 ऑफसेट माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। 21 में से जब 10 ऑफसेट माइनस होगा तो 11 आ जाएगा। 17 में से जब 10 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा। और 29 में से जब 10 माइनस होगा तो 19 आ जाएगा। 18 में से जब 10 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा। जब 15 में से या 15 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 19 में 10 माइनस होने के बाद 9 हो जाएगा। 24 में 10 माइनस होने के बाद 14 हो जाएगा। और 12 में से जब 10 माइनस होगा या 12 में से 10 माइनस होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो जो नई वैल्यूज जो है ये हमने नए मैट्रिक्स में रखी है, और जो नया मैट्रिक्स है ये हमारा आउटपुट इमेज कहलाएगा। तो वही वैल्यूज 6, 11, 7, 19, 8, ये सारी वैल्यूज हमने कहाँ पर रख दी हैं? आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर, और आउटपुट मैट्रिक्स ही हमारे आउटपुट इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो आगे हम एग्जांपल में देखते हैं कि आपके पास एक ब्राइटर इमेज था, उसकी हिस्टोग्राम क्या थी? टूवर्ड्स राइट थी। जब इस ब्राइटर इमेज में से कुछ वैल्यूज आपने माइनस की तो वैल्यूज आपकी कम हो गई, इमेज आपका डार्कर हो गया, और हिस्टोग्राम आपका मूव कर गया टूवर्ड्स जीरो। तो यहाँ से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि अगर आपके पास इमेज ब्राइटर है तो ऑफसेट मैनेज करने से इमेज आपका डार्कर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम श्रिंकिंग की। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि द अपोजिट ऑफ हिस्टोग्राम स्टिच इज हिस्टोग्राम श्रिंक। क्योंकि स्टिचिंग क्या करता था? हिस्टोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करता था, कंट्रास्ट को इनहेंस करता था, ये कंट्रास्ट को इंक्रीज करता था। अब क्योंकि हिस्टोग्राम श्रिंकिंग क्या करता है? ये हिस्टोग्राम को श्रिंक करता है। श्रिंक करने का मतलब है कि ये कंट्रास्ट को डिक्रीज करता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, विच विल डिक्रीज इमेज कंट्रास्ट बाय कंप्रेसिंग द ग्रे लेवल्स। द हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज कैन बी श्रिंकिंग बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो आपके पास नीचे इक्वेशन गिवन है, ये हिस्टोग्राम श्रिंकिंग की है। तो यहाँ पर आपके पास श्रिंक मैक्स, श्रिंक मिन, IRC मैक्स, IRC मिन जो कि माइनस हो रहा है, IRC माइनस IRC मिनिमम प्लस श्रिंक मिनिमम। तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, पैरामीटर्स हैं। इनको हम आगे एग्जांपल में देखते हैं कि इनका मकसद क्या है। In general, this process produces an image of reduced contrast and may not seem to be useful an image enhancement। यहाँ पर एक बड़ी बात की है कि ये इमेज इनहेंसमेंट के लिए सही नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जब ये इमेज इनहेंसमेंट ही नहीं कर रहा तो इसको यूज करने का फायदा क्या है? तो ऐसा नहीं है। हमारे पास हिस्टोग्राम स्लाइडिंग हो, स्ट्रेचिंग हो या श्रिंकिंग हो, हर हिस्टोग्राम मॉडिफिकेशन मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि वो वैल्यू जो आपका करंट या ओरिजिनल इमेज है उसमें आपको ना मिल रही हो। किसी भी एप्लीकेशन में जब इमेज के अंदर कोई रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको ना मिल रही हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उस इमेज को प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको मॉडिफाई करते हैं इन मेथड के जरिए। हो सकता है कि ये इमेज इनहेंस तो ना हो रहा हो, मगर ये आपको वो मतलूबा इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कर रहा होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर ये इनहेंसमेंट नहीं कर रहा तो इसका कोई यूज नहीं है या ये यूजफुल नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल।
अब हमारे पास वही फार्मूला जो पिछली स्लाइड पे था हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर आपके पास IRC मैक्सिमम का मतलब ये है कि आपके पास इनपुट इमेज के अंदर लार्जेस्ट ग्रे लेवल क्या है, यानी कि उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, वो होगी IRC मैक्सिमम। और IRC मिनिमम क्या है कि जो आपके पास इनपुट इमेज है, जिस इमेज को आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं, उसके अंदर स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी क्या है। तो जो श्रिंक मैक्स एंड श्रिंक मिनिमम है correspond to the maximum and minimum desired in the compressed image। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने इमेज को किस रेंज में कंप्रेस करना चाहते हैं या इमेज को किस रेंज में आप श्रिंक करना चाहते हैं। तो ये रेंज डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट पे, और ये वेरी करेगी रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, यानी कि जो रेंज आप देंगे उसी रेंज के अंदर ये इमेज श्रिंक हो जाएगा। इसको हम मजीद क्लियर करते हैं एग्जांपल से। अब आप देख लें कि यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, अप्लाई हिस्टोग्राम श्रिंकिंग फॉर द फॉलोइंग इमेज। ये आपके पास एक इनपुट इमेज है, इसके ऊपर हमने क्या करनी है, श्रिंकिंग अप्लाई करनी है। तो अब आपने जरा यहाँ पर नोट कीजिए कि आपने रेंज रख दी है कि श्रिंक मैक्सिमम 15 हो और मिनिमम 5 हो, यानी कि आपके पास जो इमेज है वो 5 ग्रे लेवल से 15 ग्रे लेवल के दरमियान श्रिंक होना चाहिए। तो ये रेंज आपने दे दी है, आप चाहें तो इससे बड़ी रेंज दे दें। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। जो रेंज आप फिक्स करेंगे उसी रेंज के अंदर आपका इमेज श्रिंक हो जाएगा। तो दूसरी बात ये होती है कि IRC मैक्सिमम फार्मूले में यूज हो रहा था, तो ये क्या है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैक्सिमम ग्रे लेवल इन द इनपुट इमेज। इस इनपुट इमेज के अंदर मैक्सिमम ग्रे लेवल क्या है, 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 असाइन कर दिया। इसी तरह IRC मिनिमम क्या है, 1। तो आप यहाँ पर देख ले, तो मिनिमम वैल्यू जो है इस इनपुट इमेज की या ग्रे लेवल क्या है वो 1 है, तो वो हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं बारी। अब आप देख लें कि फार्मूले के अंदर आपने क्या किया, श्रिंक मैक्स आपने 15 रखा था, पिछली स्लाइड पे आपको याद होगा, तो यहाँ 15 आ गया। श्रिंक मिनिमम आपने 5 रखा था, तो यहाँ पर आपके पास 5 आ गया। और आपके पास जो डिवाइड हो रहा है IRC मैक्सिमम, यानी कि इनपुट इमेज का मैक्सिमम ग्रे लेवल 20 था, तो यहाँ पर 20 आ गया। मिनिमम ग्रे लेवल क्या था, 1 था, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब आपके पास आता है IRC, यानी कि इनपुट इमेज की वैल्यू बाई वैल्यू जो हमने प्रोसेस करना है, पहली वैल्यू 7 है, इसलिए आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 7। और आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास 1 है, ये हम पहले वैल्यू असाइन कर चुके हैं पिछली स्लाइड पे। तो IRC मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। और फिर आपके पास यहाँ पर देखें श्रिंक मिनिमम भी जमा हो रहा है, तो श्रिंक मिनिमम आपके पास 5 है, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 8.15 होगा। इसका मतलब है 7 के अगेंस्ट जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 8.15 होगी। अब इसी तरह हम 12 वैल्यू पुट करेंगे। आपने जब 12 वैल्यू यहाँ पर पुट की, फिर आपने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, तो आपको जो रिजल्ट मिला वो 10.78 मिला। इसके बाद आपने 8 को पुट किया, 8 यहाँ पुट किया, तो आपके पास वैल्यू कौन सी आ गई, 8.68। जब आपने 20 को पुट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 15। तो बाकी जो वैल्यूज बचती हैं हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है प्रोसेस होनी थी वो 9 थी, तो हमने यहाँ पर 9 को पुट किया तो हमें क्या मिला, 9.21। जब हमने 6 को पुट किया यहाँ पे तो आपके पास 7.63 आएगा। जब हमने यहाँ पर 10 को पुट किया तो अब आपकी वैल्यू 10 पुट करने के बाद 9.73 हो गई। जब आपने यहाँ पर 15 को पुट किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया या वैल्यू आई वो 12.36 आई। लास्ट वैल्यू आपके पास 1 बचती है, जब आपने 1 को पुट किया तो आपके पास 5 आ गया। अब जितनी वैल्यूज आपकी कैलकुलेट हुई हैं उनको हमने एक मैट्रिक्स में रख दिया, और यही मैट्रिक्स आपके आउटपुट इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। मगर एक चीज नोट करने वाली है, आपने अपने इमेज को श्रिंक किया था 5 से लेकर 15 तक, यानी कि जो आपने रेंज मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड की थी वो 5 to 15 थी।
अब आप देख लें इसके अंदर जो वैल्यूज मिलेंगी वो 5 और 15 के दरमियान मिलेंगी। देख लें यहाँ पर आपके पास मिनिमम वैल्यू 15 आ गई, 5 आ गई है और मैक्सिमम वैल्यू 15 है और बाकी वैल्यूज इनके दरमियान है। तो बहरहाल यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि आप अपने इमेज को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रेंज देंगे उसी रेंज के अंदर आपका इमेज श्रिंक हो जाएगा। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये एक इनपुट इमेज है जो कि ब्राइटेंड है, मगर आपने इसको श्रिंक कर दिया इस लिमिट के अंदर। अब आप कहते होंगे कि ब्राइटेंड इमेज था तो क्या जरूरत थी आप इसको लो कंट्रास्ट में ले आए या श्रिंक करें। तो आपको ये बात यहाँ पर याद करनी चाहिए या अपने याद रखनी चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिटेल इस इमेज में से चाहिए हो जो यहाँ पर वाश्ड आउट हो रही हो ब्राइटनेस की वजह से, वो आपको यहाँ क्लियर नजर ना आ रही हो। तो जब इमेज आपका थोड़ा डार्क होगा या लो कंट्रास्ट में होगा तो हो सकता है कि वो चीज यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए या ज्यादा विजिबल हो जाए। तो बहरहाल ये चीजें वेरी करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आप श्रिंकिंग क्यों करना चाहते हैं और किस रेंज में करना चाहते हैं। तो ये बहरहाल आपकी एक इमेज के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है श्रिंकिंग की। आपको नजर भी आ रहा है कि ब्राइट एंड इमेज से आपका इमेज श्रिंक होके लो कंट्रास्ट पे चला गया है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर आज हमने कौन से कंटेंट्स कवर किए हैं। तो आज हमने देखा कि हिस्टोग्राम क्या होती है, हिस्टोग्राम एंड कंट्रास्ट क्या होता है, फिर हमने हिस्टोग्राम स्टिचिंग की बात भी की, हिस्टोग्राम श्रिंकिंग की बात भी की, हिस्टोग्राम स्लाइडिंग की बात भी की। तो हमने आज इस लेक्चर में ये टॉपिक्स कवर किए हैं, इनको एग्जाम्पल के साथ भी देखा है, फिर हमने इनके इमेजेस डिस्प्ले करके भी डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके कंटेंट्स होंगे लीनियर स्टिचिंग, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ब्राइटनेस प्रिजर्विंग बाय हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसके बाद हम देखेंगे डुलेस्टिक सब इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि कुछ इंटरनेट रिसोर्सेज के लिंक्स को कंपाइल करके हर लेक्चर के आखिर में ऐड कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इन रेफरेंसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से भी आपको कुछ मज़ीद नॉलेज मिल सके और आप इससे मज़ीद बेनिफिट हो सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।